Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. Today I am here with the new topic which is leverage analysis. Okay. So हम आज पढ़ेंगे leverage analysis के बारे में कि leverage analysis क्या होता है और managerial accounting में इसकी क्या वैल्यू है. तो इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा leverages analysis जो होते हैं वो किसी भी बिज़नेस को या उस बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी भी पैदा कर देते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स उन लेवरेजेस के हाई होने से कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो जाती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिनेरियोस हैं जो हमें पहले समझने होंगे कि किस तरीके से लेवरेजेस जो है, अगर किसी कंपनी का लेवरेज हाई है तो वो किस तरीके से किसी कंपनी के लिए ब्लेसिंग बन सकता है, और किस तरह से वो लेवरेज ही हाई लेवरेज जो है वो किस तरीके से जो है उस कंपनी का के लिए कर्ज बन जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस. ठीक है, वी कैन कैलकुलेट लेवरेजेस बाय 3 वेज. हियर इज द first one, operating leverage. Okay, and second one is financing leverage. And the third one is combined leverage. ओके बेटा, ये हमारे पास लेवरेजेस हैं 3 तरह के. हम इनके थ्रू जो है वो कैलकुलेशन करते हैं लेवरेजेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग लेवरेजेस. ऑपरेटिंग लेवरेज किस चीज़ से कंसर्न होता है बेटा? तो यहाँ पर मैं बात करूँगी फिक्स्ड कॉस्ट की. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऑपरेटिंग लेवरेजेस के बारे में बता रही हूँ. तो जो ऑपरेटिंग लेवरेजेस होते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट, जिस कंपनी में जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है बेटा, अगर वो ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हियर इज़ द हाई लेवरेज ऑपरेटिंग लेवरेज. ठीक है, अगर किसी भी कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो वो उस कंपनी का जो लेवरेज होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज, इट विल ऑल्सो बी द हाई, वी विल कंसिडर इट हाई ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर जो है जिस कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली वेरिएबल कॉस्ट के फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, तो वहाँ पर जो है लेवरेजेस जो है वो हाई कंसीडर होगा, ऑपरेटिंग लेवरेजेस हाई होगा. ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे कि लेवरेजेस हाई होना जो है किसी भी कंपनी के लिए ब्लेसिंग भी होता है और कर्ज भी होता है. तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूँ कि फिक्स्ड जो कॉस्ट होती है हमारी, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हाई है, ठीक है, और वहाँ पर जो है आपका जो सेल्स वॉल्यूम है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो आप जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हो. ठीक है, प्रोडक्शन आपकी जो है ब्रेक इवन से बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम जो है उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हाई की तरफ जा रहा है. तो इन दिस वे क्या होगा, आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो अमंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिवाइड होती रहेगी, उन अमंग द नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है कंट्रीब्यूट होती रहेगी. और इन दिस वे क्या होगा कि आप जितना नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स इंक्रीज़ करोगे प्रोडक्शन के लिए, तो फिर क्या होगा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उसमें जो है एडजस्ट होके वो बहुत ज़्यादा माइनर कॉस्ट होगी फॉर ईच वेरिएबल. ठीक है, इन दिस वे ये जो क्या होगा, ये एक तरह से एक कंपनी का ब्लेसिंग बन जाएगा भाई कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज़्यादा भी आपने जितनी भी ज़्यादा रखी हो और जो है आप उतने नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स जो हैं वो भी ज़्यादा कर दो, तो फिर आपको जो है आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है उस कंपनी की, ठीक है, लेकिन क्या है वहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है वो ऑन एवरेज रखे हुए, या आप उसको उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन भी नहीं लेके जा रहे ऑप्टिमम लेवल पे कि जिससे आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो हाई फिक्स्ड कॉस्ट है वो एडजस्ट हो सके. तो इन दिस वे यू कैन फेस द लॉस टू. ठीक है, या तो लॉस फेस करेंगे या फिर प्रॉफिट आपको उतना ज़्यादा नहीं होगा. तो लेवरेजेस जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं. अब आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हेल्पफुल है प्रोडक्टिविटी के लिए, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंपलसरी भी होती है. अगर मैं बात करूँ एक एयरलाइन कंपनी की, ठीक है, तो एयरलाइन कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट बेटा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके लिए कंपलसरी होता है कि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को जो है क्या करके रखें, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा ही होती है कंपैरेटिवली अदर कंपनीज़ के. ठीक है, अगर मैं एयरलाइन की बात करूँ तो वो अपने एरोप्लेन्स में
जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए जो फिक्स कॉस्ट दे रहे होते हैं, वो खरीदते हैं, परचेज करते हैं उसको, तो या फिर अगर उन्होंने उसको भी लीज पे लिया हुआ है जो भी व्हाटएवर, तो उसके लिए उनको फिक्स कॉस्ट जो है मंथली, ईयरली जो भी है व्हाटएवर उनको पे ऑफ करनी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है उनकी जो भी लैंडिंग का जो एरिया होता है या जो एरोप्लेन जहाँ पर या फिर एयर कंपनी ने जो भी व्हाटएवर उनका जो प्लेस है जहाँ पर वो अपना पूरा जो है सेटअप करके बैठे हैं वो कंपनी, और वहीं पर उनके जो एरोप्लेन्स हैं वो लैंड होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो तमाम जो चीज़ें होंगी उनका रेंट भी उनको देना पड़ रहा होगा, एक फ़िक्स्ड रेंट होगा, और यूटिलिटी वगैरह, सही है। ये तमाम जो रेंट होंगे इनके बहुत ज़्यादा जो है हाई होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि एरोप्लेन का उनको अमाउंट तो पे ऑफ करनी है, लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं है कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हर वक्त जो है उतने ही जो है इस एक एरोप्लेन में बैठे जितने के रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो बात यह है कि अगर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो है हाई होंगे तो फिक्स कॉस्ट उसमें एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में, एयरप्लेन की ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज़ कर दो और फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दो। अगर उस एयरलाइन की कंपनी में एरोप्लेन्स ही नहीं होंगे तो क्या वो वर्केबल होगी, वो प्रोडक्टिविटी उतनी इन्हांस करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह आती है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करना लाजमी होता है, बट उसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं? अगर हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है जस्ट बिकॉज ऑफ दी हाई फिक्स कॉस्ट, तो उसको एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं कि सेल्स वॉल्यूम हम अपना इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात ये होती है कि अगर आपने जो है सेल्स अपनी जो है वो इंक्रीज़ करेंगे 2%, या आप जो हो अपने जो भी व्हाटएवर आपकी फ़िक्स कॉस्ट है जो भी आप इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आप उसका प्रॉफिट भी अल्टीमेटली जो है इंक्रीज लेवल पे जो है वो गेट करोगे। लेकिन एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। आप जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए हैं वो इतने ज़्यादा हो कि आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर लें वो, ठीक है। नाउ द अनदर वन इज़ फाइनेंसिंग लेवरेजेस। अच्छा, फाइनेंसिंग लेवरेजेस की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो आती है डेट की, पेमेंट ऑफ डेट और लोन, ठीक है। अगर मैं पेमेंट ऑफ डेट एंड लोन की बात करूं, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पता है। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या है? ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीज़ों पे बेस करता है, डेट पे और इक्विटी पे, ठीक है। अच्छा, अब होता यह है कि हमारे पास एक कंपनी है जो जिसका जो है अब हमें ये देखना होता है कि उस कंपनी का डेट परसेंटेज क्या है और इक्विटी परसेंटेज क्या है, ठीक है। ये हमें रेशो देखना होता है। उसके बाद फिर हम जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उस कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज हाई है कि लो है। अगर किसी भी कंपनी का डेट रेशो ज़्यादा होगा और उसका डेट लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो वहाँ का जो लेवरेज होगा, फाइनेंसिंग लेवरेज होगा, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। अच्छा, वो किस तरह से होगा बेटा? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे बात करूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो जो भी व्हाटएवर आपने डेट लिया है, लोन लिया है और फिर उसके बाद उसको एक प्रोजेक्ट में लगाया है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, ठीक है। तो आपको पता है कि उसमें जो भी व्हाटएवर आपको इन्वेस्टमेंट मिल रही है, आपने चूँकि प्रॉमिस किया है उन डेट जो भी लेंडर थे जिन्होंने आपको डेट दिया है, उनसे आपने प्रॉमिस किया था, लेट सपोज आप उनको 10% इंटरेस्ट पे ऑफ करेंगे। जो इंटरेस्ट है वो आप पे ऑफ करेंगे उनको 10%, ठीक है। और आपको जो रिटर्न हो रहा है उस डेट की अमाउंट को जो आपने इन्वेस्टमेंट की तरफ लगाया है, तो आपको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपको कि 10% इन दोनों का अगर मैं वो लूँ, डिफरेंस लूँ, तो 10% आपको एडिशनल जो है वो आपको मिल रहा है। आपने कोई भी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, अपने इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं की हुई, यहाँ पर जस्ट आपने जो डेट लिया था उसकी वजह से आपका क्या हुआ, डेट लेने की वजह से आपने उस डेट को इन्वेस्ट किया कहीं पर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा उसमें आपको प्रॉफिट मिला, 20% प्रॉफिट मिला, और एज़ पर प्रॉमिस कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना पे करना था, 10%, तो आपने उसमें से 10% इंटरेस्ट पे कर दिया। बाकी जो 10% बचे, योर कंपनी
विल गेट दैट प्रॉफिट एंड एन्जॉय इट, ठीक है। आपकी कंपनी वो प्रॉफिट लेकर उसको एंजॉय कर रही है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एक ब्लेसिंग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल लेवरेज, हाई फाइनेंशियल लेवरेज की कुछ जो है क्या नाम है ब्लेसिंग्स भी हैं और कुछ कर्ज भी हैं, कुछ लॉसेस भी हैं। वो ये है कि इसमें इस सिनारियो में जो है कंपनी जो है वो बेनिफिशियल है और यहाँ पर जो है उसको बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जितना डेट लिया था, ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे डेट लेकर उन्होंने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी जिस प्रोजेक्ट में, वहाँ से उनको रिटर्न जो मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हाई मिल रहा है कंपैरेटिवली द अमाउंट विच दे हैव टू पे इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसी फाइनेंशियल अगर लेवरेज के मैं दूसरा सिनेरियो की बात करूँ, ये सिनेरियो 1 है। द अनदर वन सिनेरियो इज जब आपके पास ये हो कि आपके पास लेट सपोज 5% जो है वो रिटर्न मिल रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में, जो आपने डेट वॉट एवर द अमाउंट यू गॉट फ्रॉम द बैंक और एनी अदर सोर्सेज, और वहाँ से आपने जो अमाउंट ली थी वो आपने इन्वेस्ट की एक प्रोजेक्ट में, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप जो हो 10% से ज़्यादा ही अर्न करोगे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी ये, ठीक है। और 10% आप उसका डेट की जो अमाउंट है, इंटरेस्ट है, वो पे कर दोगे और रेस्ट ऑफ द अमाउंट यू विल कंसीडर द प्रॉफिट ऑफ योर, ठीक है। ये आपने सपोज किया था। बट हुआ ये कि आपने जिस प्रोजेक्ट में वो डेट की अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की थी, क्या हुआ वहाँ पर कि वहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो था या रिटर्न जो था आपको वो इतना ज़्यादा नहीं मिला जितना आपकी एक्सपेक्टेशन थी। अब इस सिनेरियो में ये हुआ बेटा कि अब मैं इनका डिफरेंस लूँ तो 5% आपको जो है अपनी पॉकेट से पे ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपने जो डेट की अमाउंट ली थी और आपने प्रॉमिस किया था कि 10% उसका इंटरेस्ट देंगे, तो कंपनी जिस कंपनी में जिस प्रोजेक्ट में आपने वो अमाउंट लगाई थी वो जस्ट आपको 5% अर्न करके दे रही है। फर्दर 5% आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा है ऐड करके, और इसके अलावा आपको ना कोई प्रॉफिट हो रहा है बल्कि आपको मज़ीद लॉस हो रहा है। यू हैव टू बेयर दैट लॉस टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनेंशियल लेवरेज और फाइनेंसिंग लेवरेजेस, ठीक है। अच्छा, ये दो तरह के हमारे लेवरेजेस हो गए। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसमें एक दफ़ा और मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग लेवरेजेस जितना हाई होगा, सही है, जितना ज़्यादा हाई होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट आपकी उतनी ज़्यादा हाई है उस प्रोजेक्ट की, ठीक है। और अगर हाई फाइनेंशियल लेवरेज है आपका, फाइनेंसिंग लेवरेज जो है हाई है आपका, दैट्स मीन कि यू हैव हाई वॉल्यूम ऑफ डेट और लोन, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज कंबाइंड लेवरेज। बेटा नाम से पता चल रहा है कि कंबाइंड लेवरेजेस क्या होते हैं। कंबाइंड लेवरेज जो होते हैं हमारे पास वो कॉम्बिनेशन होता है अबव बोथ लेवरेजेस का, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। ये जो कंबाइंड लेवरेज है ये इन दोनों का जो है वो सम अप है, इनका मल्टीपल करके इनको आंसर आता है आपका। अब जो है हम कंबाइंड लेवरेज भी आपको समझ में आ गया। कंबाइंड लेवरेज इन दोनों की बात हो रही होती है जब कंपनी में दोनों चीज़ें चल रही हों, जब फिक्स्ड कॉस्ट भी आपकी हाई हो और आपने डेट भी लिया हुआ हो। तो इन दिस वे इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द लेवरेज सो यू विल डिसाइड और चूज द कंबाइंड लेवरेज फर्स्ट, ठीक है। फिर आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफाई लेवरेज पे नहीं जाएंगे बल्कि आप क्या करेंगे, कंबाइंड लेवरेज की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ये हमारे पास बात हो गई है कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर एक प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम तो होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है बेटा, वो लेवरेज की है, ठीक है। हम इस प्रॉब्लम को करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और हम इससे इजीली गेट कर लेंगे कि भाई किस तरीके से लेवरेजेस को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, हमारे जो कोर्स है उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज की बात हुई है, तो हम यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज का एक क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ लेवरेज, ठीक है। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ लेवरेज, ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो यू मस्ट नोट दैट फॉर्मूला, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज is equal to contribution margin divided by net operating income। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है आपके पास, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूले को फॉलो करते हुए जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस हम निकालेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या रिक्वायर्ड है, कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया है। नाउ हियर इज द असलम कंपनी इंस्टॉल लॉन सोल्ड इन होम यार्ड। सही है, क्या कर रही है असलम एंड कंपनी, सेल आउट कर रही है इंस्टॉल सोल्ड होम यार्ड से। द कंपनीज मोस्ट रीसेंट मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्म एट इनकम स्टेटमेंट फॉलो, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट की एक इनकम स्टेटमेंट शो करके दी है कि ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट की इनकम स्टेटमेंट है, और इसको फॉलो करते हुए फिर कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू दिस इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट स्टाइल। सेल्स इसमें बेटा इन रुपीज़ दी हुई है 80,000, ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस इसमें बताए हुए हैं 32,000, ठीक है। अच्छा, आपको जैसे पता है कंट्रीब्यूशन जो होता है वो इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं विद ईच अदर, तो वी विल गेट दी कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पर जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है वो इन दोनों को लेस करने के बाद 48,000 रुपीज़ आ रहा है। और यहाँ इन्होंने इसको परसेंटेज की जो है वो शेप में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि आपकी सेल अगर 100% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 40% है, और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन जब आपके पास 48,000 आया, फिर आपने उसको उसमें से लेस क्या किया, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि थे 38,000 रुपीज़, ठीक है। अब जब 48,000 में से 38,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए तो 10,000 रुपीज़ इज़ योर नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। आपसे मुराद ये असलम कंपनी की नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो क्या है, 10,000 रुपीज़ है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्यूट दी कंपनीज डिग्री ऑफ लेवरेज, कंपनी का डिग्री ऑफ लेवरेज मालूम करना है। Second requirement is using the degree of operating leverage, estimate the impact on net operating income of a 5% increase in sales, ठीक है। दो सिनारियोज दे दिए, एक तो वो बोल रहे हैं कि इसी फॉर्मेट जो इनकम स्टेटमेंट है इसका आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस निकालो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये कर रहे हैं वो कि आपकी अगर सेल्स जो है वो 5% इंक्रीज़ हो जाती है, देन व्हाट विल बी योर नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ लेवरेज एट दैट टाइम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ इट। Hopefully you have note this formula, it is very important for you. Contribution margin divided by net operating income is equal to degree of operating leverages, ठीक है। Now I am going to explain you the first requirement. Requirement number 1, ठीक है बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ ठीक है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला इसका, डिग्री, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आपको पता है इसको आपको एग्जामिनेशन में जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, बट यहाँ पर मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन
divided by net operating income. Okay, so here is the income statement. You can find out the contribution margin, which is 48,000, and your net operating income here is 10,000 rupees. So 48,000 divided by 10,000, ठीक है। और इस तरह से आपके पास जो आ रहा है 4.80 टाइम्स आ रहा है लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बेटा इसका मतलब आप समझते हैं 4.80 टाइम्स का मतलब ये हुआ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस का, कि अगर आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेजेस है वो इंक्रीज़ होगा, या आपके जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपका कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 4.80 टाइम्स इंक्रीज़ होगा। सही है, यानी कि अराउंड 5 टाइम्स इंक्रीज़ होगा आपका, अगर आप जो है अपनी एक सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप जो हो रिड्यूस करोगे सेल्स को, और तो फिर आपके पास क्या होगा, अगर आप सेल्स को रिड्यूस करोगे तो आपको लॉस होगा 4.8 टाइम्स, यानी अराउंड 5 टाइम्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ आई एम गोइंग टू मूव द नेक्स्ट वन रिक्वायरमेंट, विच इज़ यूजिंग द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, estimate the impact on net operating income of a 5% increase in sales, ठीक है। अब वो सेकेंड रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहे हैं कि अगर सेल्स जो है वो 5% से इंक्रीज़ होती है तो फिर क्या होगा हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और क्या होगा हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। नाउ लेट मी सॉल्व इट। For this solution, first of all I have to prepare an income statement in contribution format. So here is the income statement. If 5% sales increase, अगर इंक्रीज़ हो जाती है 5% से सेल्स तो हम यहाँ पर निकालेंगे। अब हमारी सेल्स जो है बेटा, पिक अप द कैलकुलेटर एंड सॉल्व इट। अब हमारे पास जो सेल्स थी वो थी हमारे पास 80,000। अब 80,000 का 5% निकालिए ज़रा, ठीक है। 4,000 आ रहा है जिसमें आप 80,000 को ऐड कर दोगे, दैट मीन्स 84,000 इज़ योर सेल्स राइट नाउ, क्योंकि आपकी 5% से इंक्रीज़ हो गई है। एंड इन दिस वे आपको पता है जिस प्रोपोर्शन से, जिस रेशो से आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी उसी तरीके से इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिए हुए होते देन वी विल डिवाइड इट एंड टेक आउट द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, बट हेयर इज़ नॉट द नंबर ऑफ़ यूनिट्स, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग हेयर वेरिएबल एक्सपेंसेस which will also increase by 5%। तो 32,000 का आप 5% निकालो बेटा, तो 1600 आ रहा है जिसको हम 32,000 में ऐड कर देंगे एंड देन वी गेट 33,600, ठीक है। और इन दोनों को लेस करके एज यू नो वी विल गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ठीक है, जो कि आ रहा है हमारे पास 50,400, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास सेल्स जो थी 5% से इंक्रीज़ हुई तो हमने वो 84,000 आ गई। फिर हमने वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 5% से इंक्रीज़ किए, देन वी गेट द वेरिएबल एक्सपेंस 33,600 एंड व्हेन वी डिवाइडेड take the difference of each other, so then we will get the contribution margin of 50,400, सही है। Now we will less the fixed cost। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी रिमेन सेम रहेगी, उसमें कोई जो है चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर हमारे पास 38,000 दी हुई है तो हमने वही लिख दी। नाउ आवर नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 50,400 minus 38,000, 12,400 is our net operating income,
ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि आपने जब आपके पास जब सेल्स जो थी वो 80,000 रुपीज़ थी, तो उस वक्त जब सेल्स आपके पास 80,000 रुपीज़ थी तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ रही थी? 10,000। और आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा था? 4.80 टाइम्स, यानी अराउंड 5 टाइम्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या निकल रही है हमारी? ये निकल रही है 12,400। ठीक है। जैसे ही हमने जो है अपनी सेल्स बढ़ाई, हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम भी इंक्रीज़ हो गई। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन आप अगर सेल्स बढ़ाओगे तो आपको प्रॉफिट उतना ज़्यादा अर्न होगा। ठीक है। इसी के रिप्लेसमेंट में अगर आप अपनी सेल्स को कम कर देते तो क्या होता, आपका प्रॉफिट जो होता वो या तो लॉस में कन्वर्ट हो जाता, या फिर आपको प्रॉफिट उतना नहीं होता जितना आपने फर्स्ट टाइम जो है वो रियलाइज किया था। ठीक है ना। अब जो है हम इसका जो है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी निकालेंगे। सेकंड स्टेप जो कर रहे हैं हम, ये स्टेप 1 था रिक्वायरमेंट 2 का। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ डिग्री ऑफ लेवरेज। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम डिग्री ऑफ लेवरेज निकालेंगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो किस तरह निकालेंगे हम? यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 50,400 और नेट इनकम हमारे पास क्या है? 12,400। ठीक है। अब आप इसको ज़रा डिवाइड करें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4.07 टाइम। यानी अब अगर आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करोगे तो आपका जो इनकम होगी वो इंक्रीज़ तो होगी, वो लेकिन वो किस प्रोपोर्शन से होगी? 4.07 टाइम्स से होगी कंपैरेटिवली प्रीवियस वन जो कि 4.80 से हो रही थी। ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ? लेवरेज क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है। यहाँ पर लेवरेज कम हो गया आपका, वहाँ पर आपका लेवरेज कितना है? ज़्यादा है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने कंप्लीट कर दी है और होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और अगर कोई क्यूरी हो इसमें, इस पर कोई कन्फ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके। नाउ एक दूसरा क्वेश्चन भी है, वो भी मैं लिख रही हूँ आतिफ भाई से।
अच्छा बेटा, अब हम जो है वो दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं लेवरेज एनालिसिस का ही, वो भी ऑपरेटिंग लेवरेज एनालिसिस से ही डिनोट करना है हमें, वो से ही रिलेट है। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको पहले पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उन्होंने जो है वो मांगा है। हियर इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसामा एंटरप्राइजेस इज स्टडिंग द एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, वुड हैव एन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ 160 रुपीज़ एंड वेरिएबल कॉस्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, डिमांड इज़ 8000 यूनिट। जो उसामा एंड एंटरप्राइजेस हैं, उन्होंने अब कोई न्यू प्रोडक्ट है उसके बारे में वो अब जो है उन्होंने वो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। उस न्यू प्रोडक्ट में उनकी जो डिमांड है वो 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं उन्हें, और उस यूनिट प्रोडक्शन का ईच यूनिट की जो सेल्स प्राइस होगी वो 160 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 100 रुपीज़। ठीक है ना, a new salesman must be hired because the company's current sales force is working at a capacity, 2 compensation plans are under consideration। ठीक है, अब कंपनी को क्योंकि अगर वो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने जाता है और अब उसको सेल करना होता है तो उसे एक न्यू सेल्समैन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द सेल्समैन है वो अदर प्रोडक्ट के लिए जो है वो बिजी और कंसर्न्ड है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर 2 कंपनसेशन प्लान्स बना दिए कि अब वो जो न्यू पर्सन को हायर करने जा रहे हैं तो या तो उनको जो है वो प्लान 1 के थ्रू सैलरी जो है वो ऑफ़र करेंगे, या फिर वो प्लान 2 के थ्रू जो है वो उन्हें सैलरी ऑफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये प्लान क्या है। प्लान 1 में इन्होंने डिसाइड किया कि एनुअल सैलरी उनके रखेंगे ये 32,000 रुपीज़ प्लस 10% कमीशन बेस्ड ऑन ग्रॉस सैलरी सेल्स, जो भी उनकी जो सेल्स होगी उसकी ग्रॉस सेल्स का 10% जो भी आएगा उसको 10% कमीशन दिया जाएगा, और इसके अलावा 32,000 एनुअल सैलरी उसकी जो है वो डिसाइड हो गई। ठीक है, ये प्लान 1 है, जिसमें आपको खुद नज़र आ रहा होगा कि ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है सैलरी जो कि आपको देनी है हर मंथ, लेकिन जो कमीशन है बेटा वो कौन सी कॉस्ट है, इट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो कमीशन भी ज़्यादा मिलेगा, सेल्स कम होगी तो कमीशन भी कम मिलेगा, तो ये वेरी करेगा। सही है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कमीशन सेल्स, और कमीशन सैलरी इज़ कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, फॉर द कंपनी। द सेकेंड प्लान इज एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 1,40,000 एंड नो कमीशन। ठीक है, दूसरा प्लान ये है कि हम उस जो सेल्समैन होगा उसको 1,40,000 एनुअल सैलरी ऑफर कर देते हैं, कमीशन की बात नहीं करते उनसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कंपनी को डिसाइड करना है कि कौन सा प्लान जो है वो ज़्यादा कॉस्ट कर्टेल करेगा उनकी, या वो हाईली लेवरेज पे होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज पे। ठीक है, so here is the requirement, calculate the contribution margin and net income of 2 plans at 8,000 unit. First of all I have to calculate the contribution margin and net income. So इसके लिए मुझे net वो income statement बनानी होगी contribution format की, और उसमें दोनों plans जो होंगे उनको consider करना पड़ेगा, and then I will come to the conclusion that which one earned the more profit or which has the more contribution margin. ठीक है, now इनकम स्टेटमेंट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है हमारे पास प्लान 1 है एंड प्लान 2 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पता है इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सेल्स को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बेटा अब देखिए यहाँ पर सेल्स किस तरह से कैलकुलेट होगी। यहाँ पर आपको बताया है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो है डिमांडेड वो कितने हैं, 8000 यूनिट्स डिमांडेड है, और इसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है, 160 रुपीज़ है। सो मल्टीप्लाई इट, 8000 मल्टीप्लाई बाय 160, नाउ आई गेट 12,80,000। ठीक है, और ये दोनों के लिए यही सेल्स रहेगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं बताई है, दोनों में एक ही बोला है कि सेल्स रहेगी। इसमें लिखा है ना कि कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड नेट इनकम ऑफ 2 प्लान्स एट 8000 यूनिट। 8000 दोनों की यूनिट्स कंसीडर कर रहे हैं हम, और सेलिंग प्राइस भी दोनों की 160 है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, लेस वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोली है, 100 रुपीज़ पर यूनिट बोली है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने, 8000 है। अब जब हम 8000 से 100 को करेंगे तो वी विल गेट 8 लाख रुपीज़। ये भी हम दोनों के लिए जो है वो
एप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है, तो मैंने यहाँ पर आपको प्लान A1 में बताया कि यहाँ पर दो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड है और वेरिएबल भी है, और प्लान बी में सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो मैं प्लान A1 में देख लेती हूँ कि एनुअल सैलरी तो 32,000 बोले प्लस 10% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल्स, मीन्स कि ये जो ग्रॉस सेल्स है प्लान 1 का, इसका 10% भी ये इनको एज ए सैलरी जो है कमीशन इनकम देंगे। तो ये इस कंपनी के लिए क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है कि जितनी भी सेलिंग इनकी बढ़ेगी या कम होगी उस हिसाब से उनको 10% मार्जिन पे उसका कमीशन देना होगा, सही है। तो यहाँ पर जैसे कि 12,80,000 है, इसका मैं 10% निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1,28,000, सही है। ये मेरे पास मैं लिख रही हूँ कमीशन कॉस्ट, ये भी मैं लेस करूंगी, सही है। अच्छा, यहाँ पर कोई कमीशन है नहीं है, नो निल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से इन दोनों को माइनस करूंगी, देन आई विल गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो रिक्वायरमेंट में हमारी फर्स्ट थिंग क्या मांगी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मांगा है, तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब देखिए 12,80,000 में से मैंने माइनस कर दिया 800,000, देन अगेन मैंने माइनस किया 12,08,000, तो आई गॉट 3,52,000, ठीक है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये है। नाउ 12,80,000 माइनस 800,000, सो आई गेट हेयर 4,80,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, लेस करनी है जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट बताई हुई है। अब प्लान ए में क्या बताई है, फिक्स कॉस्ट 32,000 एनुअली बताई हुई है ना, और प्लान बी में क्या बताई है, प्लान 2 में 1,40,000 एनुअल। इसको भी डिडक्ट कर लो, सो हेयर नेट ऑपरेटिंग इनकम इज 3,20,000, ठीक है बेटा। और यहाँ पर भी देख लेते हैं 4,80,000 माइनस 1,40,000, सो हेयर 3,40,000, सही है। तो यहाँ पर आपने देखा प्लान 1 में जो है आपके कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मांगा हुआ था, और यहाँ पर तो इन दोनों में भी डिफरेंस है, ठीक है। और फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम भी अगर आप देखो तो प्लान 1 में आपको 3,20,000 रुपीज़ पड़ रही है, और अगर आप बात करो प्लान 2 की तो 3,40,000, ठीक है। लेकिन यहाँ तक क्वेश्चन इनफ नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन नंबर 1 की है, सही है, जो रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी। नाउ आई हैव टू मूव टू द रिक्वायरमेंट नंबर 2। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, कंप्यूट दी ऑपरेटिंग लेवरेज फैक्टर ऑफ द 2 प्लान्स एट 8,000 यूनिट। यानी कि अभी हमें क्या करना है, हमने ये नेट इनकम निकाली है बेटा, अब हमें इसका क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालेंगे, एंड देन विच ऑफ द 2 प्लान इज मोर हाईली लेवरेज एंड वाई। फिर हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा वाला जो लेवरेज है वो सबसे हाई है, और कौन सा प्लान जो है वो हाई लेवरेज रख रहा है और क्यों रख रहा है, वजह भी बतानी होगी, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक जगह छोटी सी जगह पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लान ए या प्लान 1 और प्लान 2 का लिख रही हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है बेटा वो क्या आया है यहाँ पर 3,52,000, ठीक है, और प्लान बी का क्या है 4,80,000, ठीक है। और इनकम क्या आई है इनकी, नेट इनकम 3,20,000 और 3,40,000, ठीक है। बस ये इनफ है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि अभी हमें जो है कंप्यूटेशन करनी है ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 प्लान्स, 2 प्लान्स की करनी है, सही।
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लान 1। आपको फॉर्मूला पता है बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। हम प्लान 1 का करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो निकला था प्लान 1 में वो क्या निकला था, 3,52,000 और इसका हमारे पास इनकम थी 3,20,000। एज यू कैन सी दैट यहाँ पर क्या निकली है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 3,52,000 था और नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी थी, 3,20,000। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दैट what will be the timing, 3,52,000 divided by 3,20,000। here is 1.10 times, यानी कि अगर आप सेल्स बढ़ाओगे तो आपका जो इनकम होगी वो 1.10 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, ये प्लान 1 की बात है। ठीक है, अच्छा इन दिस वे अगर मैं प्लान 2 की बात करूँ, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लान 2, तो आप यहाँ पर देख लो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास क्या था, 4,80,000 और डिवाइड कर दिया इसको, इसकी इनकम थी 3,40,000। (1.42 टाइम्स। ठीक है, ये प्लान 2 की निकल गई। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये भी किया गया कि दोनों में से कौन सा हाईली लेवरेज्ड है। तो अगर आप देखो तो आपको टाइमिंग से पता चल जाएगा 1.10 टाइम्स और 1.42 टाइम्स। तो आपको पता है कि प्लान 2 जो है इस हाईली लेवरेज। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट जो दोगे आप खुद लिखोगे इस स्टेटमेंट को कि प्लान 2 इज हाईली ऑपरेटेड लेवरेज। ठीक है, और क्यों है, बिकॉज इट हैज़ हाई फिक्स्ड कॉस्ट। प्लान 2 की फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा थी ना, 1,40,000 थी कंपैरेटिवली प्लान 1 के। सो दैट्स वाई आई ऑल्सो कंक्लूड हेयर बिकॉज इट हैज़ हाई फिक्स्ड कॉस्ट कंपैरेटिवली टू प्लान 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये भी कंक्लूजन लिख दिया कि हमारे जो लेवरेजेस में, ऑपरेटिंग लेवरेज में प्लान 2 जो है वो हाईली ऑपरेटिंग लेवरेज है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका जो फिक्स कॉस्ट थी उसकी वो ज़्यादा हाई थी कंपैरेटिवली प्लान 1 के। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, अब मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए। आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मेरे। और इसके अलावा जो है हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक के साथ जो हो आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।